नमस्कार दोस्तों, मैं निकेंद्र आज आपके लिए लेके आया हूँ बीपीएससी 101 सोल्ड सैंपल पेपर। लास्ट दो वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने दो पहले भी सैंपल पेपर को लेकर के बात की थी। आपको जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में देखने को मिलेंगे वो सभी इन्हीं में से ही होंगे। लगभग आप अगर इन तीनों क्वेश्चन पेपर को या तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कम से कम 80 अंक आराम से प्राप्त होंगे। यह क्वेश्चन पेपर हमारे स्पेशलिस्ट द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच सके। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि उनको असाइनमेंट या क्वेश्चन आंसर्स के लिए हेल्प चाहिए। यदि आपको ऐसी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी निःशुल्क सहायता की जाएगी, बिना किसी फीस या चार्ज के आपकी सहायता की जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट a2zignoo.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड सभी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बीपीएससी 101 के दो और सैंपल पेपर्स को लेकर, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करेंगे इसके पहले क्वेश्चन की, जो कि रहेगा कुछ व्यापक पहलुओं पर चर्चा करें जो समकालीन सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं। इसका आंसर रहेगा कुछ व्यापक जो कई समकालीन सिद्धांतों और सिद्धांतों को एक साथ लाते उन्हें निम्नलिखित अंतर्गत रखा गया है, जिसमें इनकी पहली हेडिंग आपको देखने को मिलेगी सार्वभौमिकता का विरोध। इसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे, जो कि रहेगा आधुनिक समय में राजनीतिक सिद्धांतीकरण ने अतीत के राजनीतिक सिद्धांतीकरण के सार्वभौमिक दावों को, चाहे वे किसी भी परंपरा से संबंधित हो, आलोचनात्मक जांच के अधीन कर दिए। उनका मानना था कि उदार सार्वभौमिकता सामाजिक और लैंगिक संदर्भ से रहित है और साथ ही पश्चिमी समाज के अनुभव पर आधारित छिपी हुई है। विशेषता ने सार्वभौमिक मूल्यों और मापदंडों का मुखौटा पहन लिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि सार्वभौमिक सिद्धांतों की अपील मानकीकरण के सामने है, इसलिए यह न्याय का उल्लंघन है जो विशेष समुदाय या जीवन के रूप में निहित हो सकता है और जो अपने स्वयं के मूल्यों और मानक सिद्धांतों को भूत रूप दे सकता है। कुछ इस तरीके से आपको इसका सार्वभौमिकता का विरोध जो हुआ वो देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है महान आख्यानों की आलोचना। कुछ आधुनिक सिद्धांतों को आधारित घोषित कर दिया गया क्योंकि सभी स्वीकृत सिद्धांत को लगातार विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक सिद्धांत में नींव जैसे राज्य, सुप्रभुता और शक्ति, वे सभी नींवों को खारिज नहीं करते हैं, बल्कि केवल प्राथमिक नींवों को खारिज करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादियों ने दावा किया है कि वस्तुनिष्ठ पूर्व प्रदत्त वास्तविकता या वस्तुनिष्ठ समाज भलाई जैसी कोई चीज नहीं है जो इस तरह के भव्य आयाखनों और उनके डिजाइनों का समर्थन करे। इसके बाद आपको इसमें पॉइंट नंबर 3 देखने को मिलेगा, जो कि है उत्तर सकारात्मकता, जिसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आधुनिक समय के सिद्धांतों के अनुसार मूल्य मुक्त उद्यम बेकार हैं और उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत एवं स्वाभाविक रूप से मानक और राजनीतिक रूप से संग्रह परियोजना है जो भविष्य के लिए नुस्खा और दृष्टि प्रदान करने वाली होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसका उत्तर सकारात्मकता देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है अनुभवजय और तुलनात्मक, जिसका आंसर आपको देखने को मिलेगा आधुनिक समय के सिद्धांतकारों के बीच में उत्तर प्रत्याशी जो उन्हें किसी भी समानीकरण प्रयास से पहले अनुभवजय और तुलनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता की वकालत करने से नहीं रोकता है। ऐसे ही अवधारणा बहुसंस्कृतिवाद है जो संदर्भ के प्रति संवेदनशील है और यह अनुभवजय तुलनात्मक पद्धति संस्कृतियों और महाद्वीपों में व्यापक समानीकरण पर एक जांच होगी। समकालीन राजनीति सिद्धांतों में कई कमजोरियां हैं। शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत के विपरीत अभी तक तुलनात्मक अनुभवजय जांच नहीं हुई और सिद्धांतकारों के बीच में अन्य सिद्धांतकारों से उधार लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है।
वास्तविक चुनौती मानक सिद्धांत को समाज और राजनीति के अनुभवजय वास्तविकता पर आधारित करने में एकमात्र तरीका है, जिसे न्यायपूर्ण समीकरण के साथ वैध राजनीति सिद्धांत पर उभारा जा सकता है, जो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण की सीमाओं और स्वेच्छा और प्रसार की उसकी कमजोरियों को भी दूर करेगा, जो हमेशा राजनीतिक प्रयोजनों के लिए अनुकूल नहीं होते। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। यह प्रश्न आप अपने असाइनमेंट, आप अपने नोट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ से देख करके नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को पूरा सुन करके अपने एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। यह आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 2 की, जो कि रहेगा राजनीतिक विज्ञान के केंद्रीय सरोकार के रूप में वैधीकरण की व्याख्या कीजिए, जिसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक विज्ञान में वैधता किसी प्राधिकरण का अधिकार और स्वीकृति है, आमतौर पर एक शासन कानून या शासन, जबकि प्राधिकरण एक स्थापित सरकार में एक विशिष्ट स्थिति को दर्शाता है। शब्द वैधता सरकार की एक प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें सरकार प्रभाव के क्षेत्र को दर्शाता है। वैध के रूप में देखने जाने वाले प्राधिकरण के पास अक्सर शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार और औचित्य होता है। राजनीतिक वैधता को शासन के लिए एक बुनियादी शर्त माना जाता है, जिसके बिना सरकार विधायी गतिरोध और पतन का सामना करेगी। राजनीतिक प्रणालियों में ऐसा नहीं होता। अलोकप्रिय शासन जीवित रहते हैं क्योंकि उन्हें एक छोटे प्रभावशाली अबाधित वर्ग द्वारा वैध माना जाता है। सी राइट मिल्स ने कहा था कि वैधता का विचार राजनीतिक विज्ञान की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है। राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से उन तरीकों से संबंधित है जिनके द्वारा सत्ता के धारक अपनी शक्ति को उचित ठहराने की कोशिश करते हैं और जिस हद तक वे सफल होते हैं। यह बात की जांच करने में मदद करता है कि लोग मौजूदा सत्ता संरचना को किस हद तक वैध मानते हैं और संरचना किस हद तक सहमति पर टिकी हुई है, जो कि दबाव से अलग है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि वास्तविक औचित्य का पता लगाना है कि जो पेश किए गए हैं, यानी कि वे तरीके जिन्हें सत्ता की व्यवस्था को वैध बनाया जाता है। मोस्का का मानना है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का राजनीतिक सूत्र है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता और परिवर्तन के विषयों से निपटने में वैधता की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहमति दी जाती है कि यह वापस ली जा सकती है। यह सच है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों में भी जीवित रह सकती है जहां आबादी का बड़ा हिस्सा व्यवस्था का कोई वैध दान देना बंद कर देता है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 रहेगा। उसके बाद आपको इसमें प्रश्न नंबर 3 देखने को मिलेगा। उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं? उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अधिक सकारात्मक सिद्धांतों में से एक है, जो मानवता निरंतर विश्वास करता है। राजनीति में यह वैज्ञानिक तर्क संगतता, स्वतंत्रता और मानव प्रगति की अनिवार्यता के लिए खड़ा है। जब यह सरकार के बारे में बात करता है तो व्यक्तिगत अधिकार, संवैधानिक लोकतंत्र और कानून के शासन की वकालत करता है। जब अर्थव्यवस्था की बात आती है तो समाज के भीतर संसाधनों को आवंटित करने के लिए सबसे अच्छे मॉडल के रूप में मुक्त बाजार पूंजीवाद में विश्वास करता है। उदारवादियों का मानना है कि राज्य के वैध राजनीतिक आदेशों में वैश्विक संघर्ष को कम और अंततः समाप्त करने की क्षमता है। नागरिक अधिकारों, निजी संपत्ति और प्रतिनिधि सरकार पर आधारित उदार राज्यों के संघर्ष के लिए कम प्रवण और राजनीति और आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार करने के लिए अधिक माना जाता है। फिर भी हालांकि उदार लोकतंत्र वास्तव में परिसर विरोधी हितों को हल करने के लिए बल का उपयोग करने के लिए कुछ इच्छुक है, साथ ही साथ इनके अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शांति सुनिश्चित करने में विफल रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शांति बनाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में मानवीय हस्तक्षेप पर निर्णय लेने का अधिकार है। फिर भी जैसा कि 21वीं सदी के अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया के उदाहरणों से पता चलता है कि हस्तक्षेप और उसकी कमी दोनों ही महाशक्तियों के राजनीतिक एजेंडे पर निर्भर करती हैं। इसके बाद आपको इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ देखने को मिलेगा। उदारवादियों के लिए विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण पूंजीवाद का एक नया चरण है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक मुक्त बाजार और राजगृह हस्तक्षेप के नव उदारवादी सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि ये नीतियां अच्छी तरह से स्थापित अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं।
विकासशील देशों को संरक्षणवाद और आर्थिक विकास में राज्य की भागीदारी से अधिक लाभ होता है। फिर भी 2007 जैसे विकटीय संकट को माना जाने के पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी वित्तीय तबाही को रोकने के लिए सरकारी हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि रहेगा इसलिए क्या उदारवादी सिद्धांत समकालीन दुनिया के साथ संगत हैं, जहां कुछ हद तक जिन राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें और अपने विचारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, वे आम तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। जिनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य के रूप में राज्य अपने स्वार्थ व अवधारणाओं को व्यापक बनाते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बढ़ती संख्या के साथ पर्यावरण संरक्षण, वैश्विक वित्त और व्यापार तथा आतंक विरोधी जैसी वैश्विक नीतियां की सीमा पर विस्तार होता है। ये सभी प्रक्रियाएं उदारवाद के सिद्धांतों का मूर्त रूप हैं। इसके बाद आपको जॉन लिक द्वारा निम्नलिखित उदार सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें है महिला या पुरुष एक वैश्वीकरण प्रणाली है। इसका पॉइंट नंबर 2 रहेगा व्यक्ति के निजी हित और सामान्य हित के बीच कोई बुनियादी संघर्ष नहीं है। नंबर 3 आपको देखने को मिलेगा पुरुष या महिला को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है जिनका किसी भी अधिकारी द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका पॉइंट 4 आपको देखने को मिलेगा नागरिक समाज और राज्य सामान्यता हित की सेवा के लिए व्यक्तियों द्वारा बनाई गई कृत्रिम संस्थाएं। पॉइंट 5 देखने को मिलेगा उदारवाद ने अंतिम उत्पाद पर प्रक्रिया की प्रधानता को स्वीकार किया और स्वतंत्र समानता, न्याय और लोकतंत्र का उदारवादी विचार सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही प्रक्रिया की खोज है। पॉइंट नंबर 6 देखने को मिलेगा उदारवाद व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता का प्रचार करता है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ और आंदोलन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया का सख्त अनुपालन शामिल है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 3 आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसके बारे में हमने अभी बात किया। आप इसको भी अपने असाइनमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 4 की, जो कि रहेगा तत्वात्मक भौतिक का अर्थ अपने शब्दों में समझाइए। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा तत्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक गेल्स की शिक्षाओं से प्राप्त वास्तविकता के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। मार्क्स और एंगेल्स के लिए भौतिकवाद का मतलब था कि भौतिक दुनिया इंद्रियों के लिए बोधगम्य मन या आत्मा को से स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ वास्तविकता है। उन्होंने मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता से इनकार कर दिया है, लेकिन पुष्टि के लिए विचार केवल भौतिक स्थितियों के उत्पाद और प्रतिबिंब के रूप में ही उत्पन्न हो सकते हैं। मार्क्स और गेल्स ने भौतिकवाद को आदर्शवाद के विपरीत समझा, जिसके द्वारा उनका मतलब किसी भी सिद्धांत से था जो पदार्थ को मन या आत्मा पर निर्भर मानता है या मन या आत्मा को पदार्थ से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने की क्षमता देता है। उनके लिए भौतिक और आदर्शवादी विचार दर्शन के लिए ऐतिहासिक विकास के दौरान असंगत रूप से विरोधी थे। उन्होंने संपूर्ण भौतिकवाद दृष्टिकोण अपनाया, यह मानते हुए कि भौतिकवाद को आशीर्वाद के साथ जोड़ने या समेटने का कोई भी प्रयास भ्रम और असंगति का परिणाम होगा। मार्क्स और एंगेल्स की तत्वात्मकता की अवधारणा बहुत हद तक DWF अगेल की देन है। आध्यात्मिक विचार के विपरीत जो चीजों को अमूर्त रूप से देखती है, प्रत्येक को अपने आप में और मनोनिश्चित गुणों में संपन्न हेगलियन तत्ववाद चीजों को अपनी गतिविधियों और परिवर्तन असंबद्धों और अतः प्रक्रियाओं में मानता है। कुछ बनने और न होने के निरंतर प्रक्रिया में, जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं है लेकिन सब कुछ बदलता है, अंततः पीछे छूट जाता है। सभी चीजों में विरोधाभासी पक्ष या पहलू होते हैं जिनका तनाव या संघर्ष परिवर्तन की प्रेरित शक्ति है और अंततः उन्हें रूपांतरित या विघटित कर देता है। लेकिन जहां गेल ने परिवर्तन और विकास के विश्व आत्मा पर विचार की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, जो प्रकृति और मानव समाज में खुद को सकारात्मक बनाता है, वहीं मार्क्स और गेलेंस के परिवर्तन भौतिक दुनिया की प्रकृति में अंतर्हीन था। इसलिए उनका मानना था कि कोई भी, जैसा कि हेगले ने कोशिश की, किसी भी तत्ववाद
के सिद्धांतों से घटनाओं के वास्तविक क्रम का अनुमान नहीं लगा सकता। सिद्धांतों का अनुमान घटनाओं के लिए लाया जाना चाहिए। मार्क्स और गेल्स के ज्ञान के सिद्धांत की शुरुआत भौतिक आधार पर हुई कि सभी ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध जो केवल दिए गए स्वदेशी छापों से ज्ञान प्राप्त करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसको आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके 5वें प्रश्न की। रूढ़िवाद को सरल शब्दों में परिभाषित कीजिए। रूढ़िवाद तीव्र परिवर्तनों का विरोध करती है तथा समाज की में परंपराओं को बनाए रखने का समर्थन करती है। रूढ़िवाद आस्था की धारणा का समर्थन करता है, खासकर उन देशों में अब्राह्मिक परंपराओं में जहां मुख्य धर्म है। इंग्लैंड में एंडवर्क की पुस्तक रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस का प्रकाशन। अपनी पुस्तक में उन्होंने सुझाव दिया है कि लोगों को संतुष्ट होना चाहिए और एक देखभाल करने वाली सरकार की वकालत की दो विचार के साथ चलते हैं। कुछ रूढ़िवादी लोग चीज़ों को वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा वे हैं, जबकि अन्य चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी ही रहें। इंग्लैंड में एक रूढ़िवादी पार्टी बनी जो अमीर और गरीब, लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य में कुछ पहलुओं के बीच बेहतर सहयोग चाहती थी। फ्रांस और यूरोप के अन्य हिस्सों में भी रूढ़िवाद लोगों का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रूढ़िवाद लोगों की केंद्रीयवाद के बारे में चिंतित थे, कल्याणकारी राज्य पर भरोसा नहीं करते थे तथा वेतन और कीमतों के मामले में व्यापारियों को भरोसेमंद मानते थे। रूढ़िवाद कोई भी राजनीतिक दर्शन है जो परिवर्तन के लिए बाहरी ताकतों के सामने परंपरा के पक्षधर हैं और कट्टरपंथी समाजवादी परिवर्तन के प्रस्तावों की आलोचना करता है। कुछ रूढ़िवाद परिस्थितियों को बनाए रखने में समाज में धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य पुराने समय के मूल्यों पर वापस लौटना चाहते हैं। शास्त्रीय रूढ़िवाद परिवर्तन को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि परिवर्तन क्रांतिकारी होने की बजाय जैविक होने चाहिए। यह तर्क देते हुए मानव समाज को बनाने वाले मानवीय अंततः क्रियाओं के जटिल जाल को केवल किसी सिद्धांत या सिद्धांत के लिए संशोधित करने का कोई भी प्रयास अनपेक्षित परिणामों और नैतिक खतरों के कानून के खिलाफ जाने का जोखिम उठाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको रूढ़िवाद के बारे में देखने को मिलेगा। आप इसको अपनी स्क्रीन से देख करके भी लिख सकते हैं और इसके बारे में नोट्स भी बना सकते हैं। मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर इन कंटेंट को रोक दिया है, आप यहाँ से देख करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, इनको लिख भी सकते हैं ताकि आपको याद करने में सहायता हो। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो से अधिक जानकारी प्राप्त होती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। अब हम बात करेंगे इसके 6ठे प्रश्न की, जो कि है नारीवाद राजनीति सिद्धांत की पहली लहर की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिला है जब हमने सैंपल पेपर नंबर 2 में बात की थी, नारीवादी राजनीतिक सिद्धांत की पहली लहर की व्याख्या करें। तो आप इस क्वेश्चन को वहां से देख करके भी लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। या आप अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसे देख करके लिख भी सकते हैं, जैसा कि मैं आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप इसको स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको देख करके लिख सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 7 की, जो कि रहेगा उत्तर आधुनिकवाद की आलोचना के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। आलोचकों के अनुसार उत्तर आधुनिकता को अपने आप में एक भव्य आख्याखान बन गई है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन और निराशा की समस्याओं को बढ़ाती हैं। नाम चिम्स का मानना है कि उत्तर आधुनिक निरर्थक है क्योंकि इसमें अनुभवजय और विश्लेषण का ज्ञान को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। विचारक पॉलिन रोसनो का मानना है कि उत्तर आधुनिकता तर्कहीन पर जोर देती है, लेकिन इसे परिप्रेक्ष्य के आगे बढ़ाने के लिए तर्क के साधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकता की असंगत की आलोचना करती है, लेकिन खुद स्थिर के मापदंडों पर टिके रहने से इनकार करती है। कई अन्य आलोचक हैं जिन्होंने बताया कि उत्तर आधुनिकता की सभी भी उत्पीड़न की हाशियाए पर रहने की जड़ों के बारे में गहरे सवाल अनुत्तरित छोड़ती है। कुछ के विचार इस प्रकार हैं, जिसमें आपको इसमें कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे। भव्य आखानों के पतन के बारे में लियोड विचार की आलोचना की जा सकती है क्योंकि वह समय एक
भव्य आख्यान है। उसके बाद इसमें आपको पॉइंट नंबर 2 देखने को मिलेगा। फ्रेडरिक जैस्मिन ने तर्क दिया है कि उत्तर आधुनिकता उत्तर पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। जिस तरह आधुनिकवाद सामाजिक सिद्धांत आधुनिकवाद के उत्पाद हैं, उसी तरह से उत्तर आधुनिक उन्नत पूंजीवाद का उत्पन्न है। पूंजीवाद ने काल्पनिक वस्तुओं और जीवन शैलियों की एक दुनिया का निर्माण किया है जो उन भाग्यशाली लोगों को आमंत्रित करता है जो इसे वहन करने में सक्षम है और जिन परिस्थितियों में तहत हमारे सामान और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके बारे में चिंता करने की बजाय खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। उत्तर आधुनिक विचार जो हमारे सामने आने वाली बड़ी समस्याओं के बारे में चिंता करने की बजाय हम कैसे खेलते हैं पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे उसी तरह से देखा जा सकता है जैसे कि ट्रांसनेशन कैपिटलिस्ट क्लास हमसे चाहता है कि हम खुद को उपभोक्ता के रूप में पहचाने और शोषण के दोहरे तर्क के बारे में चिंता करने की बजाय खेलें, और जो उत्तर पूंजीवाद की उत्पन्न प्रक्रियाओं के पीछे है। इसके बाद इसमें आपको पॉइंट नंबर 3 देखने को मिलेगा जिसमें जिम मटन बाउंड का तर्क दिया गया है। उनका कहना है कि पूंजीवादी ही जिनसे इस अस्थिर उत्तर आधुनिक दुनिया को जन्म दिया है जिसमें हम रहते हैं, और यह गरीब लोग हैं जो नकारात्मक तरीके से अस्थिर का अनुभव करते हैं जबकि अमीर लोग इसे सकारात्मक तरीके से अनुभव करते हैं। अगर हम बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें पता लगाने की जरूरत है कि हम किस तरह की दुनिया बना रहे हैं, इस पर हमारा नियंत्रण कैसे हो सकता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ उपभोक्ता के रूप में अपने भाग्य को स्वीकार करें और छोटे बच्चों की तरह खेलें। लियोड का विचार है कि हम मोटा नेट्रिव के अत्याचार से मुक्त हैं। यह जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा है। मनुष्य के रूप में सामूहिक रूप से आम अच्छे के लिए कार्य करने की हमारी क्षमता को नकारता है। उसके बाद इसमें आपको उपरोक्त के आधार पर वामपंथी विचारक तर्क देते हैं कि एक माध्यमिक वर्गीय बौद्धिक दृष्टिकोण है जो कि बकवादी वर्ग की विलासिता है। विकासशील दुनिया में नया सर्वहारा वर्ग अपने जीवन में उत्तर आधुनिक प्रासंगिकता नहीं देख सकता। इसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि सामाजिक विचार, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हम हाइपर रियलिटी की दुनिया में अपनी पहचान कैसे बनाएं। वह गैर आलोचनात्मक हैं। कोई यह तर्क दे सकता है कि दृश्याम मायोपिया से ग्रस्त है, सिर्फ इसीलिए दुनिया ज्यादा खंडित दिखाई देती है। तो कुछ इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 8 की, जो कि है उत्तर आधुनिकवाद की आलोचना के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। आलोचकों के अनुसार उत्तर आधुनिकवाद अपने आप में एक भव्य आख्यान बन गया है और यह व्यक्तिगत और सामाजिक विघटन और निराशा की समस्याओं को बढ़ाता है। नाओम चोम्स्की का मानना है कि उत्तर आधुनिकवाद निरर्थक है क्योंकि इसमें अनुभवजय और विश्लेषणात्मक ज्ञान को जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। विचारक पॉलिन रोसेनो का मानना है कि उत्तर आधुनिकवाद तर्कहीन पर जोर देता है। यदि इसके परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए तर्क संसाधनों के स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाए तो उन्होंने कहा है कि उत्तर आधुनिकवाद की असंगतता की आलोचना करता है लेकिन खुद स्थिर के मानदंडों पर टिके रहने का इनकार करता है। कई अन्य आलोचकों का मानना है कि जिसने यह बताया कि उत्तर आधुनिकवाद अभी भी उत्पीड़न और होशियारी पर रहने की जड़ों के बारे में गहरे सवाल अनुरित छोड़ देता है। कुछ के विचार इस प्रकार हैं जिसमें आपको ये पॉइंट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है भव्य आख्यानों के पतन के बारे में लियोड के विचार की आलोचना की जा सकती है क्योंकि यह समय एक भव्य आख्यान है। उसके बाद फ्रेडरिक जैस्मिन ने जो तर्क दिया गया है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा जेम्स बाउंटन का तर्क, जो कि आप अपनी स्क्रीन से देख करके लिख सकते हैं। यह विचार हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो हमने इसमें पहले भी बात की है, तो आप इसको देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद आपको 9वां प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष क्या हैं।
इसमें आपको कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे, जो कि है पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष। जबकि सरकार के मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का विचार आकर्षक लग सकता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ अच्छे और बुरे पहलू हैं जिन पर विचार किया गया है। अब हम पहले बात करेंगे इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो पक्ष होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा पूर्ण सरकारी पारदर्शिता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र का कोई अन्य रूप लोगों और उनकी सरकार के बीच में अधिक खुलेपन और पारदर्शिता को सुनिश्चित नहीं करता। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और बहस सार्वजनिक रूप से की जाती है। इसके अलावा समाज की सभी सफलताओं या असफलताओं का श्रेय सरकार की बजाय लोगों को दिया जाता है या उन पर दोष लगाया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से इसमें पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 2 की अधिक सरकारी जवाबदेही, जो लोगों को वोट के माध्यम से एक सीधी स्पष्ट आवाज प्रदान करके प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की ओर से जवाबदेही के एक बड़े स्तर की मांग करता है। सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि वह लोगों की इच्छा से अनभिज्ञ थी या उनके बारे में अस्पष्ट थी। पक्षपातपूर्ण राजनीतिक दलों का विशेष हित, साझाकारिक हिती समूह या विधायिक प्रक्रिया के हस्तक्षेप को काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद इसमें आपको थर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा अधिक नागरिक सहयोग। कम से कम सिद्धांत रूप में लोगों द्वारा स्वयं बनाए गए कानूनों का खुशी खुशी पालन करने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा जो लोग मानते हैं कि उनकी राय से फर्क पड़ेगा, वे सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिक उत्सुक होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पक्ष को देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नुकसान, जिसमें आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा हम शायद कभी निर्णय ना ले पाए। अगर किसी से सरकार के हर स्तर पर विचार किए जाने वाले हर मुद्दे पर वोट करने की अपेक्षा की जाती है तो हम कभी भी किसी भी चीज पर निर्णय नहीं ले पाते। स्थानीय और राज्य के संघीय सरकारों द्वारा विचार किए जाने वाले सभी मुद्दों के बीच में नागरिक सचमुच हर दिन मतदान करने में पूरा दिन बिता सकते हैं। उसके बाद आपको इसकी अगली हेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि जन भागीदारी कम होगी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के हितों में सबसे अच्छी सेवा यह है कि जब अधिकांश लोग इसमें भाग लेते हैं, जैसे बहस और मतदान आवश्यक समय बढ़ाता है, प्रक्रिया में सार्वजनिक रुचि और भागीदारी तेजी से कम होती है, जिसमें निर्णय होंगे जो वास्तव में बहुमत की इच्छा को प्रतिबिंब नहीं करते हैं। अंततः अक्सर खतरनाक स्वार्थों वाले लोगों के छोटे समूह सरकार को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी थर्ड हेडिंग देखने को मिलेगी एक के बाद एक तनावपूर्ण स्थिति। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जैसे बड़े बड़े और विविधतापूर्ण किसी भी समाज में एक संभावना है कि कोई भी प्रमुख मुद्दों पर निर्णय से खुशी से सहमत होता है या कभी कम से कम शांतिपूर्वक स्वीकार करेगा, जैसे कि हाल के इतिहास में दिखाया गया है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इस तरीके से आपको इसका प्रश्न नंबर 9 देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इसके प्रश्न नंबर 10 की, जो कि रहेगा आपको इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें आपको इनके बारे में लिखना है, इसके बारे में टिप्पणियां लिखनी है। जिसमें पहला पॉइंट रहेगा आपका बहुलवादी। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका बारे में बताया गया है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि लोकतंत्र प्रकृति में बहुलवादी है। मोटे तौर पर यह कहें तो बहुलवाद विविधता या बहुलता के प्रति प्रतिबद्धता है, और संकरणीय अर्थ में बहुलवाद राजनीति शक्ति के वितरण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता समाज में व्यापक रूप से और समान रूप से फैली हुई है, ना कि कुछ लोगों के हाथों में है। जैसा कि अभिजात वर्ग द्वारा दावा करता है कि इस दृष्टिकोण में बहुलवाद को आमतौर पर समूह राजनीति के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर संगठित समूह जातीय समूह की सदस्यता के माध्यम से गठित होते हैं और इन समूहों की नीति प्रक्रिया तक पहुंच होती है। उसके बाद इसमें आपको इसके एक पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि है भागीदारी का स्तर। इसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा भागीदारी के स्तर। बर्फ ने राजनीतिक भागीदारी के विभिन्न स्तर पर कार बताए हैं, जिसमें निष्क्रिय है। इस श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो शायद कभी वोट देते हैं और राजनीतिक संगठनों से दूरी बनाए रखते हैं। इसके बाद आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, जो कि मतदान विशेषज्ञ है। ये लोग मतदान तो करते हैं लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते। उसके बाद है प्रोचालीय प्रतिभागी। इस वर्ग के लोग न तो मतदान करते हैं, न ही चुनाव प्रचार या नागरिक संघों में भाग लेते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मुद्दों के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के खिलाफ नहीं है।
उसके बाद है सांप्रदायिक। यह वर्ग स्थानीय समुदाय राजनीति में शामिल रहता है और उनकी शिक्षा और आय प्रचारकों में समान होती है। प्रचारक ये लोग केवल वोट देते हैं बल्कि प्रचार भी करना पसंद करते हैं। इन लोगों की शिक्षा का स्तर औसत मतदाताओं से अधिक और स्पष्ट पार्टी संबद्धता के कारण स्पष्ट है, राजनीतिक पद लेने में सक्षम है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा पूर्ण कार्यकर्ता। इस श्रेणी के वे व्यक्ति शामिल हैं जो नियमित आधार पर किसी राजनीतिक दल और उसके राजनीतिक आदर्शों को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसका नेक्स्ट पर्सन, जो कि तीसरा रहेगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यह लोकतंत्र सरकार की शासित और तथा राज्य नागरिक समाज के बीच अंतर समाप्त करता है। इस प्रकार का एक उदाहरणहीन प्राचीन ग्रीक शहर राज्य मॉडल है। समकालीन समय में स्टीव कैटन में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जा सकता है। ग्रीक मॉडल ने नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधान सभा में उनके शारीरिक उपस्थिति की अनुमति दी, जबकि स्वाइड मॉडल थोड़ा अलग है क्योंकि यह नीति निर्माण में लोकप्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहल और रिकॉल जैसे तरीके पर निर्भर करता है। यदि नीतियां निम्रताओं का प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो रिकॉल की मदद से उन्हें हटा सकते हैं। जनमत संग्रह में नागरिकों के सामने उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रश्न को अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद आपको इसका अगला प्रश्न देखने को मिलता है, जो कि है क्या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इसका उत्तर रहेगा कई पर्यवेक्षकों ने यह मानना शुरू कर दिया कि राजनीतिक सिद्धांत या तो कम हो गया या मर चुका है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रीय परंपरा मोटे तौर पर अनुभवजन्य प्रशिक्षण के नियंत्रण से परे मूल्य निर्णयों से भरी हुई है। ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत किसी प्रकार के ऐतिहासिक रूप से संबंधित है और इसलिए इसने अपनी रचनात्मक भूमिका खो दी है। उन्होंने कहा है कि विलियम जॉन चार्ल्स एच मैक्लेवन और जॉर्ज एम संबाइन राजनीतिक सिद्धांतों में ऐतिहासिकता के लिए जिम्मेदार हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए दिए गए 4 चरण के कारण ऐतिहासिकता, नीति, नैतिक, सापेक्षक आदि तथ्यवाद और प्रत्यक्षवाद हैं। सामान्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत के पतन और विशेष रूप से ऐतिहासिकता में इसके पतन के लिए ईस्टर्न द्वारा विश्लेषण के कारण है इस प्रकार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों के अपने युग के नैतिक प्रस्तावों के अनुरूप ढलने की संभावना है, जिससे रचनात्मक दृष्टिकोण का ह्रास होता है और जो अपने मूल्यों को उजागर करने और प्रकट करना पर है। इसका अर्थ है कि अब नैतिक मूल्यों की योग्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल उनके उत्पत्ति, विकास और सामाजिक प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। इसका दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा नैतिक सापेक्षवाद, जो इतिहास से इस सिद्धांत को प्राप्त करने का ध्यान का कारण है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसमें 10 के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आप इन तीनों सैंपल पेपर को पढ़ लेते हैं तो हमारा मानना है कि इसमें से आपका 80 नंबर का पेपर कवर हो जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।